यूट्यूब चैनल कॉमर्स वर्ल्ड। जैसा कि अपने पिछले वीडियो में हमने इनकम टैक्स स्लैब के बारे में जाना था तथा इनकम टैक्स स्लैब कैसे काम करता है उसकी जानकारी हासिल की थी। आज हम जानेंगे कि इनकम टैक्स स्लैब के द्वारा जो इनकम टैक्स की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। हमने अपने पिछले वीडियो में बात की थी कि फाइनेंशियल ईयर 2021 और 20 के लिए जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में के द्वारा इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करने के लिए दो स्लैब जारी किए गए थे और दोनों ही स्लैब में इनकम टैक्स की कैलकुलेशन अलग अलग ढंग से की जाती है। आज हम इनकम टैक्स के फर्स्ट स्लैब ओल्ड स्लैब में इनकम टैक्स की कैलकुलेशन कैसे की जाती है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले किसी भी जो टैक्स पेयर है उसकी इनकम का जो मेन सोर्स होता है वह होता है सैलरी। क्या होता है? सैलरी। तो फर्स्ट हेड क्या आता है? इनकम फ्रॉम सैलरी। तो सैलरी की जो ग्रॉस इनकम है वो सबसे पहले ली जाएगी। उसके बाद अगर हमारी प्रॉपर्टी से भी कोई इनकम है तो उसे भी इस इनकम में ऐड किया जाएगा। साथ ही साथ अगर कैपिटल गेन से कोई इनकम है तो उसे भी ऐड करेंगे। मान लो इनकम फ्रॉम सैलरी 6 लाख है और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 2 लाख है तथा कैपिटल गेन की इनकम 5,000 है। अगर किसी व्यक्ति विशेष की एग्रीकल्चर इनकम 5,000 है तो वो भी इनकम में जोड़ी जाएगी। इसके साथ ही अगर किसी व्यक्ति विशेष ने कहीं इन्वेस्टमेंट की है तो उससे अगर कोई इनकम आती है तो वो भी इनकम में जोड़ी जाती है। साथ ही साथ अगर किसी व्यक्ति विशेष ने बैंक में कोई पैसा डिपॉजिट करवाया है, चाहे वह सेविंग अकाउंट में हो या उसने एफडी करवाई हो, उनको जो इंटरेस्ट मिलता है वह भी हमारी इनकम का हिस्सा बनता है जिस पर हम टैक्स की कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। तो इस केस में मान लो कि सेविंग का इंटरेस्ट 5,000 है तथा एफडी का इंटरेस्ट 10,000 है। तो इन सब कंपोनेंट को मिलाकर जो इनकम बनेगी वह इनकम हमारी क्या कहलाएगी? ग्रॉस इनकम। क्या इनकम कहलाएगी? ग्रॉस इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेस। अब जो फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 में सरकार ने ये प्रोविजन किया है कि जितने भी टैक्स पेयर हैं चाहे उनकी इनकम जितनी भी हो, उनकी जो ग्रॉस इनकम बनती है उसमें से कुछ डिडक्शन दी जाएगी और वो हर टैक्स पेयर को मिलेगी और उसे नाम दिया गया है स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो कितने अमाउंट की दी गई है? 50,000 की। तो ये स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है ये ग्रॉस इनकम में से लेस की जाएगी। इस केस में हमारी ग्रॉस इनकम कितनी आई? 8,30,000 तथा उसमें से हम लेस कितना करेंगे? 7,50,000। तो नेट जो हमारी इनकम बनेगी आगे वो बन जाएगी 7,80,000 रुपये। कितना? 7,80,000 रुपया। ये जो हमारे पास इनकम आई 7,80,000 रुपये, इसमें से हम उन सभी अलाउंसेस को लेस करेंगे जो कि इनकम टैक्स एक्ट में एक लिमिट तक एग्जम्प्टेड है। इनमें से जो मेन अलाउंसेस है जिसके बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में चर्चा की थी वह था हाउस रेंट अलाउंसेस। कौन सा? हाउस रेंट अलाउंसेस। तथा इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है तथा कितना हाउस रेंट हमें एक्सेप्टेबल है इनकम टैक्स एक्ट की डिडक्शन में, उसके बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। तो मान लो इस टैक्स पेयर का जो हाउस रेंट 20,000 रुपये बनता है तो हम 7,80,000 में से 20,000 रुपये लेस करेंगे। कितना करेंगे? 20,000 रुपये लेस करेंगे। तो उसके बाद हमारी इनकम कितनी बन जाएगी? 7,60,000 रुपये। उसके बाद हम लेस करेंगे कंपनसेटरी अलाउंसेस। कौन से? कंपनसेटरी अलाउंसेस। तो कंपनसेटरी अलाउंसेस कौन से होते हैं? वह सभी अलाउंसेस जो किसी एम्प्लॉय के द्वारा
एम्प्लॉय को इसलिए दिए जाते हैं ताकि वे अपने कार्य को बिना किसी बाधा के साथ पूरा कर सके। अर्थात किसी कार्य को पूरा करने के लिए जो अलाउंसेस किसी एम्प्लॉयर के द्वारा प्रदान किए जाते हैं वह कंपनसेटरी अलाउंसेस कहलाते हैं। तो मान लो इस टैक्स पेयर के जो कंपनसेटरी अलाउंसेस हैं वह 10,000 रुपये बनते हैं, तो उन्हें भी हम इस इनकम में से लेस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि अगर हमने कोई हाउस लोन लिया हुआ है तो सेक्शन 24 के अंदर हमने जो भी इंटरेस्ट की पेमेंट की है, किसकी, हाउस लोन के लिए इंटरेस्ट की पेमेंट की है, उसे फिर हम इस ग्रॉस अमाउंट में से लेस करेंगे। इस टैक्स पेयर के केस में हम ये मान के चलते हैं कि उसने 50,000 रुपये का जो हाउस लोन का इंटरेस्ट है उसकी पेमेंट की है। हम मैक्सिमम इस सेक्शन के अंदर 2 लाख रुपए के इंटरेस्ट की रिबेट प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर मान के चले हैं कि इस टैक्स पेयर ने जो हाउस रेंट के लिए केवल 50,000 रुपये का इंटरेस्ट ही इस फाइनेंशियल ईयर में अदा किया है, तो उसे हम इस ग्रॉस अमाउंट में से लेस करेंगे। फिर हमारे पास आ जाता है जो इनकम आएगी वह इनकम क्या कहलाएगी, ग्रॉस टैक्सेबल इनकम। ग्रॉस टैक्सेबल इनकम, तो ये ग्रॉस टैक्सेबल इनकम है, इसमें से अब हम सेक्शन 80C के अंदर जितनी भी डिडक्शन है उन्हें लेस करेंगे। जैसे कि हमने अपने पिछले इस वीडियो में चर्चा की थी कि सेक्शन 80C के अंदर हम मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक की सेविंग जो है उसकी डिडक्शन प्राप्त कर सकते हैं, चाहे आपने इससे ज्यादा अमाउंट अलग अलग स्कीम में इन्वेस्ट ही क्यों ना किया हो। किस स्कीम में कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं 80C के अंदर, उसके बारे में भी हमने चर्चा की थी। साथ ही साथ कौन कौन सी वो स्कीम्स हैं उसके बारे में भी जाना था। तो टैक्स पेयर के केस में हम ये मान के चलते हैं कि इसने पीपीएफ में 50,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की, एनपीएस में 50,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की, सुकन्या समृद्धि योजना में 50,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की, तथा इसने जो ट्यूशन फीस की पेमेंट की है वो 50,000 रुपये की है। तो इस केस में इसका जो अमाउंट बन रहा है वो कितना बन रहा है, 2 लाख रुपया। कितना बन रहा है, 2 लाख रुपया। लेकिन सेक्शन 80C क्या कहता है कि आप सेक्शन 80C के अंदर जितने भी प्लान्स आते हैं उनमें चाहे जितना भी पैसा इन्वेस्ट करोगे आपको जो ग्रॉस इनकम में डिडक्शन है वो मैक्सिमम कितनी मिलेगी, 1.5 लाख रुपए की ही मिलेगी। कितनी मिलेगी, 1.5 लाख रुपए की मिलेगी। तो इस टैक्स पेयर को यहाँ पर कितनी डिडक्शन मिलेगी, 1,50,000 रुपए की। कितने की, 1,50,000 रुपए की। तो हम इस ग्रॉस टैक्सेबल इनकम में से 1.5 लाख को ही लेस करेंगे। हालांकि इस टैक्स पेयर ने सेक्शन 80 के अंदर आने वाले अलग अलग प्लान्स में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन मैक्सिमम डिडक्शन कितने मिलेगी, 1.5 लाख की। तो 1.5 लाख लेस करने के बाद हमारी इनकम कितनी आई, 5,50,000 रुपए। ये जो हमारी इनकम आई इसमें से अब हम अलग डिडक्शनें जो कि 80C के अतिरिक्त की गई हैं या हमने अलग अलग जगह कहीं पर पेमेंट की है या सेविंग की है जो कि सेक्शन 80C के अतिरिक्त है, उन्हें भी हम इस इनकम में से लेस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो इस टैक्स पेयर ने एनपीएस में भी एडिशनल पैसा इन्वेस्ट किया है और एनपीएस में हम जो एडिशनल मैक्सिमम 50,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मान लो इस टैक्स पेयर ने एडिशनल 50,000 रुपये भी एनपीएस अकाउंट में डाले हुए हैं, तब हम इसे भी इस इनकम में से लेस करेंगे। फिर हमारे पास इनकम कितनी रह जाएगी, 5 लाख रुपया। अब मान लो हमारा जो एम्प्लॉय है वो अपनी तरफ से भी एनपीएस अकाउंट में
14% ऑफ बेसिक, किसका, जो हमारी बेसिक सैलरी बनती है उसका 14% जो है वो एनपीएस अकाउंट में डिपॉजिट करवाता है। किस अकाउंट में, एनपीएस अकाउंट में डिपॉजिट करवाता है अपनी तरफ से हमारे अकाउंट में। बट जो इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि अंडर सेक्शन 80 CCD अगर हमारा एम्प्लॉय 14% डिपॉजिट कराता है तो हमें जो टैक्स पेड है वो मैक्सिमम हमारी बेसिक के 10% पर ही मिल पाएगी। जैसे कि मान लो इस केस में हमारी बेसिक का अगर 70,000 रुपया अमाउंट एनपीएस का बनता है और हमारी बेसिक का जो 10% है वो बनता है 50,000 रुपया, तो यहाँ पर हमें जो रिबेट मिलेगी वो मैक्सिमम 50,000 रुपये तक ही मिलेगी। हालांकि जो हमारा एम्प्लॉयर है उसने हमारे एनपीएस अकाउंट में अपनी तरफ से 70,000 रुपये जमा करवाए हुए हैं, तो कितने की रिबेट मिलेगी, मैक्सिमम 10% ऑफ बेसिक। और इस केस में बेसिक का 10% कितना बना, 50,000 रुपया, तो हम इस 5 लाख में से 50,000 रुपये को लेस करेंगे। फिर हमारे पास इनकम रह जाती है 4,50,000 रुपये। इसके अलावा अगर हमने अलग अलग सेक्शन के अंदर, जिनके बारे में हमने पहले चर्चा की थी, कोई और सेविंग की हुई है या पेमेंट की हुई है, उस अमाउंट को भी इस अमाउंट में से लेस करेंगे। एक और जो हमने अपनी इनकम थी, इनकम फ्रॉम सेविंग अकाउंट, इंटरेस्ट एंड एफडी अकाउंट इंटरेस्ट, जो कि ऑलरेडी हमने ग्रॉस इनकम में उस इनकम को जोड़ा था, जो कितनी बनी थी, 15,000 रुपये। कितनी बनी थी, 15,000 रुपये। बट सेक्शन 80TA सेक्शन 80TA कहता है कि हम जो अपनी ग्रॉस इनकम में से जो सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है उसे ही लेस कर पाएंगे। कितना, सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट को ही लेस कर पाएंगे। हालांकि जो हमारा एफडी का इंटरेस्ट है वो इनकम में जुड़ा हुआ है, उस पर हमें टैक्स की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और मैक्सिमम जो हम रिबेट ले सकते हैं सेविंग इंटरेस्ट पर ले सकते हैं, और मैक्सिमम उसकी लिमिट कितनी है, 10,000 रुपया। लेकिन वो 10,000 रुपया केवल और केवल सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट ही होना चाहिए। और इस केस में वो अमाउंट कितना बन रहा है, 5,000 रुपया। तो इस 5,000 रुपये को भी हम इस इनकम में से लेस करेंगे, तो जो इनकम हमारे पास बची 4,45,000 रुपया, ये इनकम क्या कहलाती है, नेट टैक्सेबल इनकम। क्या कहलाती है, नेट टैक्सेबल इनकम, जिस पर कि हम इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं। हमारे पास जो नेट टैक्सेबल इनकम आई उस पर हम 2021 और 22 के टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंगली आप टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे। तो जैसा कि हमारी नेट टैक्सेबल इनकम कितनी बनी, 4,45,000 रुपये। तो उसको 2021 और 22 के टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंगली क्या कहता है कि अगर हमारी इनकम 1 रुपये से लेकर 2,50,000 रुपये तक है, तो इस इनकम पर, कितनी इनकम पर, 2.5 लाख की इनकम पर कोई भी टैक्स हमें नहीं पे करना पड़ेगा। तो कितना टैक्स बना, 2.5 लाख तक की इनकम पर 0 टैक्स। और 2.5 लाख से ज्यादा जो हमारी इनकम बची, फॉर एग्जाम्पल इस केस में 4,45,000 इनकम थी, अब 4,45,000 में से हम लेस कर देंगे 0 टैक्स वाली इनकम 2,50,000 रुपये। तो जो इनकम हमारे पास बची वो कितनी बची, 1,95,000 रुपये। तो इस इनकम पर हम 5% के हिसाब से टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे। कितने हिसाब से, 5% के हिसाब से, जो कितना बनता है 9,750 रुपया। तो कितना बना, 9,750 रुपया, 1,00,000
95,000 रुपये का 5% क्या बना टैक्स, कितना 9,750 रुपये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो ये हमारा क्या बना टैक्स पेबल, क्या बना टैक्स पेबल। बट जो फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 क्या कहता है कि अगर किसी भी टैक्स पेयर की इनकम, किसी भी टैक्स पेयर की इनकम अगर जो उसकी नेट टैक्सेबल इनकम है 5 लाख रुपए से कम है, कितने से 5 लाख रुपए से कम है, तो उसे टैक्स में भी रिबेट दी जाएगी। क्या मिलेगी उसे, टैक्स में भी रिबेट मिलेगी, जो कि कितने की होगी 12,500 की। अगर किसी व्यक्ति का जिसकी इनकम नेट टैक्सेबल इनकम 4,45,000 रुपये बनती है या 5 लाख से कम है, तो उसे जो उसका टैक्स बनेगा उस पर भी रिबेट दी जाएगी, और वो भी कितनी, मैक्सिमम 12,500 की। तो इस केस में इस टैक्स पेयर की जो नेट टैक्सेबल इनकम कितनी बनी 4,45,000 रुपये, तो इसे मैक्सिमम कितने टैक्स की रिबेट मिल जाएगी 12,500 की। अगर इसका यहाँ पर मान लो कि टैक्स बन जाता 12,500, तो इसे फुल टैक्स 12,500 की रिबेट मिल जाती, और इसकी जो टैक्स की लायबिलिटी बनती वो बनती 0, कितनी बनती 0। बट इस केस में इसकी टैक्स की लायबिलिटीज कितनी बनी है, इसका टैक्स कितना बन रहा है 9,750, तो इसे यहाँ पर 9,750 रुपये की रिबेट मिल जाएगी, और इसका जो नेट टैक्स पेएबल रहेगा वो रहेगा 0, अर्थात इसे कोई भी टैक्स की पेमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। अब हम बात करेंगे ऐसी कंडीशन की जिसमें किसी टैक्स पेयर की इनकम जो नेट टैक्सेबल इनकम है वो 5 लाख रुपए से ज्यादा हो। इस केस में इस टैक्स पेयर की इनकम कितनी है 6 लाख रुपया। तो इसकी टैक्स की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, तो सबसे पहले इसका जो 6 लाख में से जो 2.5 लाख का अमाउंट होगा उस पर जो टैक्स लगेगा वो 0%, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। फिर 2.5 लाख से 5 लाख में से हम लेस करेंगे 2.5 लाख, कितना बचा 2.5 लाख, उस पर जो टैक्स के अमाउंट की कैलकुलेशन की जाएगी वो किस रेट से की जाएगी 5% के हिसाब से। तो ये कितना बना 12,500। अब हमारे पास जो इनकम नेट टैक्सेबल इनकम कितनी बची 2.5 लाख यहां से आ गई, जिस पर कि 0% टैक्स लगा, और 2.5 लाख का अमाउंट वो है जिस पर 5% के हिसाब से टैक्स लगा। टोटल अमाउंट कितना बन गया 5 लाख रुपए। और इस व्यक्ति की जो नेट टैक्सेबल इनकम कितनी है 6 लाख रुपए। तो हम क्या करेंगे 6 लाख में से इस 5 लाख को लेस करेंगे, तो कितनी इनकम बच गई 1 लाख रुपया। तो इस 1 लाख के ऊपर जो नेट टैक्स स्लैब का स्टेप है उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, जो कि किस हिसाब से है 10% के हिसाब से। तो 1 लाख का 10% कितना बना 10,000 रुपये। तो इसका टोटल टैक्स कितना बना, एक बना 12,500 और दूसरा बना 10,000 रुपया। तो इस टैक्स पेयर की टोटल टैक्स लायबिलिटीज कितनी बन गई 22,500, कितनी 22,500। अब ये क्वेश्चन उठता है कि क्या इस टैक्स पेयर को भी जो टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A के अंडर जो फर्स्ट टैक्स पेयर को जिसके बारे में हमने चर्चा की थी, क्या इसे भी वो टैक्स रिबेट मिलेगी जिसका अमाउंट 12,500 बनता था? तो उसका आंसर है नो। इसे ये 12,500 रुपए की टैक्स रिबेट नहीं दी जाएगी, क्योंकि उस टैक्स रिबेट को वह टैक्स पेयर ही अवेल कर सकता है जिसकी जो नेट टैक्सेबल इनकम है
5 लाख रुपए से कम है। जब भी किसी टैक्स पेयर की इनकम 5 लाख रुपए से बढ़ जाएगी तो उसे ये 12,500 रुपए टैक्स रिबेट वाला बेनिफिट नहीं दिया जाता है, अर्थात उसे इस 12,500 रुपए का जो टैक्स है इसकी भी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इस टैक्स पेयर का टोटल जो टैक्स लायबिलिटीज कितनी बनी, 22,500। अब जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 है उसमें ये कहा गया है कि जिस भी टैक्स पेयर का जो टैक्स बनता है उसे उस पर भी 4% के हिसाब से एजुकेशन सेस की पेमेंट करनी पड़ेगी, अर्थात उसे एजुकेशन सेस टैक्स भी देना होगा। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, जो हमारा टैक्स आया 22,500 उसके ऊपर 4% के हिसाब से हम टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे और उसे इस टैक्स में नेट टैक्स में जोड़ देंगे। तो इस केस में कितना बना, 22,500 का 4% 900 रुपया बना। और हमारी जो टोटल टैक्स लायबिलिटीज कैसे बनी, नेट टैक्स पेएबल प्लस एजुकेशन सेस, तो इन दोनों को मिलाकर जो हमारे पास अमाउंट आया वो आया हमारा टोटल टैक्स, जिसकी पेमेंट हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करनी है। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।